नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री 5 दिनों की लगातार यात्रा के बाद देश दर देश घूमते हुए अब दिल्ली वापस पहुंच गए। आज सुबह ही पहुंचे, लेकिन न रुके न थके। सुबह 6:15 बजे दिल्ली पहुंचे और उसके बाद काम पर लग गए। 10:30 बजे दफ्तर पहुंचे। दफ्तर पहुंचने के बाद ही लंच से पहले 3 मीटिंग की। इन 3 मीटिंगों में जो पहली मीटिंग थी उसमें आपदा के खतरे को कम करने को लेकर उन्होंने मीटिंग की। दूसरी मीटिंग नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की समीक्षा की। तीसरी मीटिंग क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की उन्होंने समीक्षा की। और लंच के बाद वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक भी की। और इन सब के बीच तैयारी इस बात को लेकर भी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव अगर इलाहाबाद में होने वाली है तो अब किस दिशा में राजनीतिक तौर पर बीजेपी को बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी मशाल लेकर एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वह बढ़ चले हैं, क्या देश के भीतर तमाम जगहों पर इस तरह की सियासत करते हुए सिस्टम को उसके अनुकूल करने की सोच है? यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच कई सवाल जहन में आते हैं। चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, फिल्में रिलीज होती हैं, तो आज हमने सोचा कि कश्मीर को लेकर दरअसल सिल्वर स्क्रीन और वादी के भीतर जमीन के हालात से बात शुरू की जाए, क्योंकि वहां पर मशाल लेकर चलने के हालात में कोई क्यों नहीं आ पाता है। चाहे जिक्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो या फिर जिक्र रूबिया सईद के अपहरण के बाद महबूबा मुफ्ती का राजनीति में आना हो। रिपोर्ट देखिए। जो तस्वीर 1989 में आतंक की दस्तक के साथ घाटी में शुरू हुई, उस तस्वीर में बदलाव सिर्फ इतना आया कि तब हथियार पाकिस्तान से घाटी में पहुंचे थे और कुछ हथियार यूं खुलेआम लहराए जाते थे। और आज पाकिस्तान का झंडा लिए कश्मीरी डाउनटाउन में आतंक की आहट हर पल सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो क्या कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला? बदला तो सिर्फ इतना ही कि एक पीढ़ी आतंक के साए में खप गई और दूसरी पीढ़ी आतंक के साथ कुछ यूं खड़ी हो रही है, जहां उसकी जुबान पर वही शब्द रेंगने लगे हैं जो 1990 में रेंगा करते थे। आजादी। तो आजादी के बोल तब भी थे, आजादी के बोल अब भी हैं। और संयोग देखिए, 1992 में बनी रोजा में आतंकवादी के तौर पर आजादी के डायलॉग बोलने वाला कलाकार पंकज कपूर, और 2014 में जब हैदर आई तो आजादी के बोल बोलने वाला कलाकार शाहिद कपूर, जो पंकज कपूर के ही बेटे। तो फिर बदला यानी कश्मीर की जमीन से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक हालात पीढ़ियों के खप जाने, लेकिन आतंकी बोल के ना बदलने के ही रहे। यानी 1989 से लेकर 2016 के बीच की तस्वीरों में अगर कश्मीर घाटी के सच को ही रख दें तो फिर मौत का सिलसिला गिनते रह जाइएगा और वो हर जहन में रेंगते चला जाएगा। क्योंकि इस दौर में आतंक की 47,234 घटनाएं हुई, 23,021 आतंकवादी मारे गए, 14,728 नागरिक मारे गए, 6,206 सुरक्षा कर्मी मारे गए। यानी करीब 1 लाख हत्या या कहें मौत या कहें शहीदों की कतार। यानी सिवाय घाटी में खून के अलावे कुछ भी नहीं बहा। तो क्या मौजूदा वक्त और आतंक की शुरुआती दौर में कहीं कोई अंतर नजर नहीं आता है? क्योंकि आतंक की एक तस्वीर यासीन मलिक की भी है। JKLF नेता यासीन मलिक समेत 5 आतंकवादियों ने 1989 में रूबिया सईद का अपहरण किया, जिसके बाद से घाटी का नजारा बदल गया। और घाटी के हालात पर इस तस्वीर के जरिए गौर कीजिए तो 27 बरस बाद वही यासीन मलिक सुरक्षा कर्मी पर घाटी में ही हाथ उठाने से नहीं चूकता। यानी 27 बरस पहले हाथ में बंदूक और 27 बरस बाद हाथ सुरक्षा कर्मियों। तो क्या कश्मीर को लेकर सियासत के अंतर्विरोध या पाकिस्तान को लेकर कोई साफगोई नीति ने ही हालत इस दौर में उलझा दिए? इसीलिए हर जुमे के दिन खुलेआम घाटी में पाकिस्तान ही नहीं, अब तो लश्कर और जैश के साथ साथ IS के झंडे भी लहराए जाते हैं। और देश के भीतर मान लिया जाता है कि एक सामान्य स्थिति है। अगर ये है तो फिर खतरनाक है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हम दिखाते हैं स्थिति क्या है। और शायद इसीलिए हमें मशाल पीछे लिखना पड़ा, क्योंकि मशाल के जरिए मसला दृढ़ संकल्प का होता है। आप किस रूप में कैसे रास्ता सुलझाएंगे? क्योंकि एक तरफ अमेरिकी कांग्रेस में जाकर जिक्र हो सकता है पड़ोसी देश का, लेकिन पड़ोसी देश की जमीन पर खड़ा होकर आतंकवादी हाफिज सईद देखिए किन बोलों को बोलता है। तो उसके बाद क्या किया जाए? हम आर्मी चीफ से अर्ज करेंगे और अपने एयर चीफ्स की जिम्मेदारी का एहसास उनको दिलाएंगे कि कोई ड्रोन अगर पाकिस्तान के ऊपर आता है उसको गिराना और वापस पलटकर जवाब देना आपका फर्ज है।
और 20 करोड़ मुसलमान आपकी पुष्ट पर खड़े होकर इंशाअल्लाह ये जवाब देने के लिए तैयार है। मसला यह है कि घाटी के भीतर जितना खून बहा उसको अगर स्थिति को डालिए 10-10 बरस के हिस्सों में बांटिए तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि घाटी में दरअसल 88 से 98 तक कितने लोगों की मौत नागरिकों की होती है। 8,669 लोगों की, सुरक्षा कर्मियों की मौत 2,327, आतंकवादी 9,404। इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से देखिए तो 45,000 सरकारी आंकड़ा कहता है कि दरअसल इस रूप में खूनी हिंसा वहां पर हुई है। और इन स्थितियों के बीच घाटी का सवाल इसलिए अनसुलझा रह जाता है कि वाकई कोई दृढ़ संकल्प नहीं। एक सरकार को भी और जो भी सियासत साधते हुए सत्ता में मशाल लेकर चलने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि लगे दो ध्रुव सत्ता के लिए एक साथ हो गए, चाहे इस वक्त बीजेपी और पीडीपी एक साथ खड़ी हो। बहरहाल इसके आगे निकलिए, अब दिल्ली की सड़क पर आते हैं जहां पर निकले तो तकरीबन 5,000, लेकिन देश भर में इस तरीके से निकलने के लिए स्थिति बना दी गई है 1.25 लाख। ये शिक्षक हैं, शिक्षक जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, एडहॉक थे। यूजीसी ने फरमान जारी किया, सबको बाहर निकाल दिया गया। 4 सालों से दिन रात एक कॉलेज में मेहनत करने के बाद एट दी एंड क्या रिजल्ट मिल रहा है? वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट एलिजिबल इनफ टू टीच इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। MHRD यूजीसी हमेशा कुछ ऐसे फरमान जारी करते हैं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हम एडहॉक टीचरों को भुगतना पड़ता है। इसका नुकसान ना स्टूडेंट को है ना विश्वविद्यालय को है। अगर किसी को नुकसान है तो हम तमाम एडहॉक टीचरों का है। हमारी नौकरी को देखते हुए ये जरूरी था कि एक्चुअली सरकार को ये समझ आए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें ये करने पे मजबूर किया गया है। हम ये कोई करना नहीं चाहते। आप देखेंगे रोज हम सड़कों पर नहीं होते, लेकिन आज हमारी रोटी छीन ली गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस एक्सटेंड तक जाए, क्योंकि सरकार को शायद यही भाषा समझ आती है और वो तभी रोल बैक करेगी। बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम सब एडहॉक बेरोजगार होने के बाद से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उम्र निकल चुकी होती है और हम PhD करते करते 30 साल के हो गए होते हैं। हर साल नया कुछ आता है, हर साल हम प्रॉब्लम में रहते हैं। हम सब जो एडहॉक्स हैं, जो गेस्ट हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट तो पॉलिसी बना देती है 4 लोग एक कमरे में बंद होके, उसको ये तो फील होता ही नहीं कि हमारे पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इस बार तो हद हो गई कि 5,000 लोग एकदम से आप आउट कर देंगे। कुछ तो पॉलिसी का रीजन दो ना आप कि क्या हो गया, क्या वजह है। वजह दरअसल यूजीसी के नोटिफिकेशन में यही है कि जो यहां पर स्थायी तौर पर नौकरी कर रहे हैं, जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके काम के घंटे जो है बढ़ा दिए गए। उसी हिसाब से उनके पॉइंट जुड़ेंगे, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। काम के घंटे बढ़े तो एडहॉक बाहर हो गए। बहरहाल, लेकिन पार्टी के भीतर यानी बीजेपी के भीतर क्या वाकई वरुण गांधी बाहर होने वाले हैं? पार्टी नाराज है, लेकिन एक दूसरा नजारा इलाहाबाद संगम के शहर में नजर आया, जहां नेशनल एग्जीक्यूटिव होनी। और उससे पहले जरा शहर देख लीजिए। पोस्टरों से पटे पड़े संगम के शहर में इंतजार तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो रहा है, लेकिन जब पोस्टर पर वरुण गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा और संजय जोशी भी नजर आने लगे तो समझ जाइए बीजेपी अब संगम चाहती है। यानी जिस वरुण गांधी को सुल्तानपुर में रहने का फरमान हाईकमान ने सुना दिया, जो शत्रुघ्न सिन्हा अडवाणी का कमंडल उठाकर बार बार सीधे मोदी अमित शाह की जोड़ी पर निशाना साधने से नहीं चूके, और जिस संजय जोशी को 10 बरस पहले और किसी ने नहीं बल्कि खुद मोदी ने बाहर का रास्ता दिखवा दिया हो, अगर उनके पोस्टर इलाहाबाद में चस्पा है तो ये बगावत की खुली मुनादी है, या फिर बीजेपी हाईकमान यूपी के मर्म को अब समझ रही है कि यहाँ एक दुश्मनी पूरे चुनाव में बंटाधार कर सकती है, या फिर हाईकमान से रूठे नेताओं ने अपनी ताकत दिखा दी है। वो जो भी, लेकिन बीजेपी नेताओं के बोल बता रहे हैं कि यूपी चुनाव से पहले पार्टी कोई टकराव नहीं चाहती। देखिए, ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। ये किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी के पोस्टर से ये तय नहीं होता है। ये तय बोर्ड तय करता है, एक व्यवस्था है पार्टी की, वो तय करती है। तो पोस्टर से कद नहीं बढ़ता बल्कि जमीनी ताकत से कद बढ़ता है। और बीजेपी के भीतर का सच यही कि वरुण गांधी जिस तरह भगवा ओढ़कर गांधी परिवार की शैली में यूपी में राजनीति कर रहे हैं, उसने वरुण गांधी की लोकप्रियता बढ़ा दी है, उन्हें जमीन से जोड़ दिया है। और बीजेपी के भीतर हलचल इसी बात को लेकर है कि एक तरफ गांधी परिवार से 2-2 हाथ बीजेपी ही कर रही है, तो दूसरी तरफ वरुण गांधी का बीजेपी में साथ, वह भी यूपी में, तो फिर राजनीति साधी कैसे जाए। इलाहाबाद की सड़कों पर पटे वरुण गांधी के ये तमाम पोस्टर्स ये तस्वीर तो बयां कर रहे हैं कि मिशन 265 प्लस का नारा
अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद वरुण गांधी अपने दम पर ही बुलंद कर रहे हैं। यानी पार्टी लाइन से हटकर वो पार्टी को ये संकेत साफ दे रहे हैं कि वो राज्य में खुद को सबसे बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तो संजय जोशी का पोस्टर में नजर आना है, वह भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ, क्योंकि संजय जोशी को जब सीडी मामले में पद से हटाया गया तब वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, यानी सबसे ताकतवर पद पर। और अब जब यूपी के चुनाव दस्तक देने लगे हैं तो संजय जोशी हैं तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में आज भी संजय जोशी के घर पर कार्यकर्ता नेताओं का तांता लगा रहता है। और जानकारी के मुताबिक संघ ने अपनी तरफ से संजय जोशी के लिए रास्ता बनाने का भी जिक्र किया, लेकिन आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को ही लेना है। ऐसे में इलाहाबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ऐन पहले संजय जोशी का पोस्टर पर होना कुछ नए कयास तो पैदा कर ही रहा है। कयास जो भी पैदा कीजिए, लेकिन संजय जोशी को लेकर माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को समझते हैं, घटनाक्रम को बीजेपी के अनुकूल कर सकते हैं। तो क्या वाकई इलाहाबाद में कोई संगम होगा? मुश्किल सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ 5 सितारा जेल कैसा लगा सुनने में? रिपोर्ट देखिए, समझ जाइए। 5 सितारा होटल जेल तो हो नहीं सकती, लेकिन जयपुर के ग्रीन्स होटल में विधायक कैद है। जी, कल राज्यसभा के वोट डाले जाएंगे तो विधायकों के मोबाइल छीन लिए गए हैं, इंटरनेट काट दिया गया है, जैमर लगा दिया गया है। होटल के अंदर 150 पुलिसकर्मी तो बाहर 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। राज्यसभा चुनाव ने बीजेपी के राजस्थान में कैसे पसीने छुड़ा दिए हैं, यहाँ आकर देखा जा सकता है। यह है अजमेर रोड पर स्थित जयपुर ग्रीन्स होटल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होटल से और चारों तरफ पुलिस का पहरा है। आम लोगों की सुरक्षा में नहीं, बल्कि जो बीजेपी के विधायक हैं और निर्दलीय समर्थित विधायक हैं, उनके सुरक्षा में ये पुलिस लगी हुई है, जो आम लोगों की सुरक्षा में लगनी चाहिए। विधायक वैसे तो वोटों की राजनीति और वोट डालते हैं, इसलिए सब समझते हैं, फिर भी इसके बारे में एक खुली चर्चा भी हो जाएगी और इसके साथ में अन्य विषयों पर हम लोग बात करेंगे। हालात इतने ही नहीं, बल्कि कल रात अचानक जमींदारा पार्टी के 2 विधायकों को साथ लाने के लिए पार्टी अध्यक्ष बीडी अग्रवाल पर 1.25 साल पुराने एक मुकदमे को लेकर छापा मार दिया गया। उनके भतीजे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नतीजा यही कि 2 महिला विधायक कामनी जिंदल और सोना देवी बावरी बीजेपी के पाले में पहुंच गई। बाउंसर भी खड़े हैं। हाँ, ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। ये तो लोकतंत्र को गला घोंटने वाला हो गया। चुनाव तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, इसमें कहाँ स्वतंत्रता है और कहाँ निष्पक्षता है। और अब कल विधानसभा तक पहुंचने के लिए 6 लग्जरी बसों का भी इंतजाम किया गया है। पूरे सुरक्षा चाक चौबंद के साथ विधायक वोट डालने पहुंचेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और राज्यसभा का चुनाव ऐसा जो कई के गले की हड्डी, कई के लिए पेंच फंसा हुआ है। कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ पुराने चेहरे आएंगे, कुछ कद्दावर चेहरे आएंगे, लेकिन ये खेल कल होगा क्या? राज्यसभा की 57 सीटों के लिए कल चुनाव होंगे और सबकी नजरें इन 4 राज्यों के इन्हीं चेहरों पर होगी, क्योंकि इनका राज्यसभा में पहुंचना तय नहीं है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहना मुश्किल है। मसलन यूपी में मुंबई से उड़कर कारोबारी प्रीति महात्रा लखनऊ पहुंच गई। वो निर्दलीय हैं, लेकिन बीजेपी ने समर्थन दे दिया तो कांग्रेस के दिग्गज कपिल सिब्बल की जीत का गणित गड़बड़ा गया। कर्नाटक में विधायकों की कीमत आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में आप देख चुके हैं। और यहाँ कांग्रेस के सी रामामूर्ति और बीएम फारूक के बीच सीधी लड़ाई है। और चूंकि बीजेपी जेडीएस के साथ यानी फारूक के साथ जा सकती है, तो कांग्रेस का खेल खराब होने की पूरी संभावना है। और राजस्थान में उद्योगपति कमल मुरारका का खेल बिगड़ना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी अपने विधायकों को ही नहीं बल्कि निर्दलियों को भी इधर से उधर फटकने नहीं दे रही। और हरियाणा में तो मीडिया बैरन सुभाष चंद्र का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने निर्दलीय आर.के. आनंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो इन 4 राज्यों में 4 मुश्किलें हैं, लेकिन वैसे ये वह चेहरे जिनका राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। चाहे वो अमर सिंह हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो, ऑस्कर फर्नांडिस, जयराम रमेश, निर्मला सीतारमण, एमजे अकबर, पी चिदम्बरम, पीयूष गोयल, प्रफुल्ल पटेल, शरद यादव, मीसा भारती, मुख्तार अब्बास नकवी, ये सब राज्यसभा पहुंच जाएंगे। और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। और हर राज्य की कुल विधानसभा सीटों और राज्यसभा की सदस्य संख्या से जुड़ी एक तय प्रक्रिया के मुताबिक ही चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट तय होते हैं। जैसे यूपी में न्यूनतम वोटों की संख्या 34 है।
और विधायक वरीयता के अनुसार अपना वोट देते हैं और पहली वरीयता के न्यूनतम वोट जिसे मिल जाते हैं वो व्यक्ति विजयी हो जाता है। तो राज्यसभा चुनाव जनता से दूर और जनता के नुमाइंदों के वोट पर टिका है। तो राज्यसभा चुनाव में जनता की भागीदारी होती नहीं, लेकिन जनता की भागीदारी जहां होती है ऐसे दौर में मशाल किसके लिए जलाइएगा? आइए आम जनता की स्थिति भी देख लें। तो 2 साल की मोदी सरकार के पास कहने के लिए कई उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों का जिक्र मोदी सरकार लगातार कर भी रही है। जहां मंदी का माहौल है पूरे विश्व में, भारत एक अपवाद के रूप में फिर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है, क्या आम गरीब आदमी के अच्छे दिन आ गए? क्योंकि पहली बार 161 देशों के बीच नागरिकों के जीवन स्तर और सुविधाओं के आधार पर क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स जारी हुआ तो भारत का नंबर 100 देशों में भी नहीं आया। और इस सूची में जर्मनी अगर नंबर 1 पर तो कांगो 161 नंबर पर है, जबकि भारत का नंबर 102 है। और ये रैंकिंग अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शांति और स्थिरता के आधार पर बनाई जाती है। यानी इन पैमानों पर भारत को अभी बहुत कुछ करना है। वैसे ये झटका सिर्फ क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स में ही नहीं मिला, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत का विकासशील देश का तमगा हटा दिया है। भारत को अब लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है और इस कैटेगरी में भारत के साथ जाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सरीखे देश हैं। और इसमें भी जिन मानकों को आधार बनाया गया, दरअसल वो मानक भी व्यापार शुरू करने में लगने वाला समय हो, टैक्स कलेक्शन हो, स्टॉक मार्केट हो, बिजली उत्पादन हो, साफ सफाई हो, सब कुछ है। और दिलचस्प यही, इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन आंकड़े अनुकूल नहीं।